पू ही अपनी फैमिली के साथ अपने महल से एक सूटकेस लेके भागा, मगर उसको भागते हुए रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। और पू ये समझता था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि रशिया की एक तारीख रही थी बादशाहों को कत्ल करने की। द लास्ट एम्परर ऑफ चाइना की कहानी के अंदर वो सीक्रेट है जो चाइना की तरक्की का राज है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, शायद कोई भी नहीं जानता कि चाइना के अंदर एक रॉयल फैमिली है। ये जो रॉयल फैमिली है चाइना की, एग्जाइल में नहीं रहती, इन्होंने अपने नाम भी तब्दील नहीं किए, खामोशी से बीजिंग के अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं। कुछ लोग इनमें से पेंटर्स हैं, कुछ लोग इनमें से टीचर्स हैं। ये एक ऐसे शहर की गलियों में समा गए हैं कि शहर के ऊपर, जिस मुल्क के ऊपर, जिस एम्पायर के ऊपर इनके एंसेस्टर्स हुकूमत किया करते थे, उनको खुदा समझा जाता था। इनका जो सरनेम है वो है आइसिन जीरो। ये एक ऐसा नाम है जो चाइनीज़ आईडी कार्ड्स के ऊपर मिलता है। मगर इस्लाम के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है दैट रिफ्यूजेस टू डाई। 1908 में द लास्ट एम्परर ऑफ चाइना वॉज क्राउन। एक बच्चा जिसकी शायद 3 साल भी उम्र नहीं थी, उसको एक ऐसा एम्परर, एक ऐसी रियासत को बना दिया गया जहाँ पे हज़ारों साल से बादशाह हुकूमत किया करते थे। उनको डिवाइन समझा जाता था। जब वो छींकता था तो फॉरबिडन सिटी बीजिंग के अंदर जो मुलाजिम थे वो झुक जाया करते थे। जब वो बीमार होता था तो पूरी रियासत, पूरी एम्पायर उसके लिए दुआ किया करती थी। वो ऐसी रिचुअल्स की दुनिया में रहता था जो शायद उसकी ज़बान से भी ज़्यादा पुराने थे। मगर 1912 में एक साइन के ज़रिए ये जो डिवाइन ऑर्डर था चाइना का, ये कोलैप्स हो गया। और जो चिंग डायनेस्टी थी चाइना की, जो सदियों से चाइना के ऊपर हुकूमत कर रही थी, उसका दौर ख़त्म हो गया एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज बॉर्न। और वो एम्परर जो एक सिंबॉलिक एम्परर था, एक 10,000 साल पुरानी लिनियज को रिप्रेजेंट करता था, वो एक नई दुनिया के अंदर एक मेहमान बन के रह गया। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। चाइना की अगर आप तारीख पढ़ें तो चाइना हैज़ ऑलवेज मैनेज टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। उन्होंने ये जो एम्परर था, ये जो उनका खुदा था, उसको मारा नहीं, उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको ज़िंदा रहने दिया। ये जो नई रिपब्लिक बनी थी 1912 में, थोड़ी सी इस बात को नोट कीजिएगा कि 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम हुआ था। ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले की बात है। सुन यात सेन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम किया था 1912 में। ये जो चाइल्ड एम्परर था चाइना का, इसको ज़िंदा रहने दिया गया, बल्कि उसको एक्चुअली सिम्बॉलिकली एम्परर भी रहने दिया गया। जो बीजिंग के अंदर फॉरबिडन सिटी है, जो महल था बादशाहों का, उसके अंदर ये बच्चा रहा करता था। रोज़ सुबह जब वो बच्चा, जो लास्ट एम्परर ऑफ चाइना है, वो सो के उठता था तो उसके महल से बाहर के जो लोग हैं वो इक्वालिटी के स्लोगन लगाया करते थे। मगर महल के अंदर उन रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था जो हज़ारों साल पुराने थे। उन खुदाओं के आगे झुका जाता था जो बाहर की दुनिया के अंदर इररेलेवेंट हो गए थे। ये बच्चा परवरिश पा रहा था दो कैलेंडर्स के बीच में, एक डिवाइन कैलेंडर और एक मॉडर्न कैलेंडर। दोनों उसको क्लेम किया करते थे, दोनों उसको समझते नहीं थे। कुछ साल बाद जब जापान ने चाइना को इन्वेड किया, चाइना और जापान की एक बहुत ही ज़्यादा अलमनाक तारीख़ है, एक बहुत ज़्यादा तारीख़ है। जापान की जो इन्वेजन थी चाइना की, वो उसमें बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए चाइनीज़ पॉपुलेशन के ऊपर। जब जापानीज़ एम्पायर ने इन्वेड किया तो उन्होंने देखा कि एक सिंबॉलिक एम्परर है चाइना में जिसका नाम शायद लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने उसको ऑफ़र की कि तुम्हें दोबारा एम्परर बना देते हैं एक फ़र्ज़ी रियासत का। उस रियासत का नाम था मनचूको। ये फ़र्ज़ी रियासत जापान की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन थी और ये नॉर्दर्न चाइना के अंदर थी। एक ऐसा एम्परर जो इररेलेवेंट हो गया था, उसने ये ऑफ़र कबूल कर ली ताकि शायद वो रेलेवेंट हो जाए दोबारा। मगर अब वो एक ऐसे महल में रहता था जिसके गार्ड जो हैं वो जापानीज़ थे, यानी फॉरेन गार्ड्स के। दूसरी जंग अजीम में जब जापानीज़ एम्पायर को डिफीट हो गई, जब वो हार गई एलाइज से, और जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता चाइना की ताकि जापानीज़ को बाहर भगाया जाए, तो पू ही अपनी फैमिली के साथ अपने महल से एक सूटकेस लेके भागा। उस सूटकेस के अंदर चंद कपड़े थे और चंद यूजलेस मेडल्स थे, मगर उसको भागते हुए रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। और पू ये समझता था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि रशिया की एक तारीख रही थी बादशाहों को कत्ल करने की। मगर एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि रशिया ने उसको कैप्चर किया और फिर जो नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना के अंदर, उसके हवाले कर दिया। और फिर एक और इम्पॉसिबल बात हुई, और वो ये हुई कि चाइना अगेन डिड नॉट एक्सिक्यूट इट्स एम्परर बट इट री एजुकेटेड हिम। यानी द सन ऑफ हेवन जो टाइटल था द लास्ट एम्परर ऑफ चाइना का,
उसको री एजुकेट किया गया, उसको बागबानी सिखाई गई, यानी उसको माली बनने का काम सिखाया गया। उसको ये बताया गया कि अब जो जो नया चाइना है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे हर इंसान बराबर है, खाना जो है वो लाइन में खड़े होकर मिलता है। अपने कमरे को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को आपने खुद साफ करना है। वो इवेंचुअली माली बन गया बीजिंग के अंदर, उस शहर में जहाँ पे फॉरबिडन सिटी में उसको खुदा का दर्जा हासिल था। वो एक रियासत के ऊपर हुकूमत करता था जहाँ पे उसकी जो क्लेम टू द थ्रोन है वो हज़ारों साल पुरानी लिनियज से आ रहा था। द लास्ट एम्पर ऑफ चाइना पू यी डाइड इन 1967। इन 1967 में उसकी डेथ हो गई। कोई रॉयल फ्यूनरल नहीं दिया गया उसको, एक छोटा सा कॉफिन और एक छोटा सा नोट अखबार के अंदर। मगर पू यी की ब्लड लाइन सरवाइव कर रही है आज तक। पू यी का अपना कोई बेटा नहीं था, ना उसकी कोई बेटी थी, मगर उसके भाई थे, उसके रिलेटिव्स थे। और ये जो आइस एंड यूरोज हैं, ये आज भी चाइना की गलियों में, बीजिंग की सड़कों में फिरते हैं। ये जो ड्रैगन है, इसका खात्मा नहीं हो, वो सिर्फ डिज़ोल्व हो गया एक ऐसी नेशन के अंदर जिसने उनको रिप्लेस कर दिया था। और इस कहानी के अंदर, द लास्ट एम्परर ऑफ चाइना की कहानी के अंदर वो राज है, वो सीक्रेट है जो चाइना की तरक्की का राज है। फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन आया तो उसने अपने बादशाहों के सर काट दिए। टर्की के अंदर जब रेवोल्यूशन आया तो ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया, अपने बादशाहों को, अपने खलीफाओं को उन्होंने मुल्क से बाहर भेज दिया। रशिया ने अपने ज़ार्स को कत्ल कर दिया, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को, बेटा बेटी दोनों को कत्ल कर दिया गया। चाइना ने सिंपली अपने एम्परर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सवाल कि हर एम्पायर पूरी दुनिया के अंदर, आपको मैं चैलेंज करता हूँ तारीख का जायजा लेके देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हर एम्पायर ख़त्म होती है तो नई आने वाली जो नेशन स्टेट होती है वो अपनी हिस्ट्री को साफ कर देती है, अपनी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर चाइना एक ऐसा वाहिद यूनिक एग्जाम्पल है जो अपने माजी के साथ जिंदा रहने का हुनर जानता है। चाइना का जो रेवोल्यूशन है वो मुख्तलिफ था। जब एक डायनेस्टी गिरती थी चाइना में तो एक और डायनेस्टी उसकी जगह ले लेती थी। चाइनी लोगों का ये ख्याल था, या अभी भी है, कि एक दौर आता है और दूसरा दौर चला जाता है। जो मैंडेट ऑफ हेवन है वो कभी भी चाइनीज़ लोगों के हिसाब से नहीं टूटा, सिर्फ ट्रांसफ़र हो गया। यानी जो कन्फ्यूशन ऑर्डर है उसमें एम्परर्स भी आए, उसमें इन्वेडर्स भी आए, उसमें आइडियोलॉजीज भी आई। इवन जो माओ का जो रेवोल्यूशन था, चेयरमैन माओ का रेवोल्यूशन, उसने जो पुराना चाइना है उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने किया ये कि पुराने चाइना के कपड़े जो हैं वो नए लोगों को पहना दिए। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने एम्परर को रिप्लेस कर दिया, मगर जो लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी है वो वहीं की वहीं रही। तो ये कहा जा सकता है कि चाइना में ताकत कभी ख़त्म नहीं होती, ताकत चाइना में अडेप्ट कर जाती है। इसीलिए ये जो चाइनीज़ आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, इसकी वजह से लास्ट एम्परर ऑफ चाइना पुई को कत्ल नहीं किया गया। वो बादशाह नहीं था चाइना का। पुई एक प्रूफ बन गया था इस बात का कि चाइना अपनी तारीख को ख़त्म नहीं करता, अपनी तारीख को फोल्ड कर देता है। फ्रांस सेज दैट यू आर फ्री व्हेन यू आर अनबाउंड, चाइना सेज दैट यू आर सेफ व्हेन यू बिलोंग। चाइना के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमें लास्ट एम्परर ऑफ चाइना की स्टोरी से मिलती है कि चाइना इस किस्म का कोई मॉरल क्लेम नहीं करता। हम सिर्फ आपके बिहेवियर को मैनेज करना चाहते हैं। सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट द वेस्ट गवर्न्स बिलीफ टू प्रिजर्व इंडिविजुअलिटी। ऑन द अदर हैंड चाइना गवर्न्स बिहेवियर टू प्रिजर्व हार्मनी। और दोनों सिस्टम जो हैं वो दोनों कंट्रोल के सिस्टम है, सिर्फ उनके अंदर जो वर्च्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। चाइना की अगर आप तारीख पढ़ें तो वो एक अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री की तरह चलती है। एम्परर्स आए, रिपब्लिक्स बनी, फिर कम्युनिस्ट आ गए, फिर टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं कभी, बहुत मुख्तलिफ चेहरे, मगर एक सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी जो हज़ारों साल से इस दुनिया के अंदर मौजूद है। ये जो कहानी आपने सुनी है इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस के तौर पे बता देते हैं कि 1987 में एक फ़िल्म बनी थी द लास्ट एम्परर। इंटरेस्टिंग, इस फिल्म में पीटर ओटूल हैं जिन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार अदा किया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया में। ये जो फिल्म थी द लास्ट एम्परर, ये पुई जो लास्ट एम्परर ऑफ चाइना था उसकी एक किताब फ्रॉम एम्परर टू सिटीजन्स के ऊपर बनाई गई थी। वो पहली फिल्म थी 1987 में, इसको बीजिंग में जो फॉरबिडन सिटी के अंदर शूट करने की इजाज़त दी गई थी। वेस्टर्न लोगों का ये ख्याल था, इनफैक्ट हॉलीवुड का ये ख्याल था कि हम इस लास्ट एम्परर की कहानी को जब दुनिया के सामने लेकर आएंगे तो जब चाइनीज़ लोग उसको देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे ऊपर हुकूमत करने का एक डिवाइन क्लेम
मौजूद है, शायद उसकी कहानी को हम दोबारा ज़िंदा करेंगे। मगर उनको हैरत हुई जब बीजिंग ने ये इजाज़त दी कि इस फिल्म को आप फॉरबिडन सिटी में शूट करें। इस फिल्म के अंदर आप पूंजी की कहानी भी देख सकते हैं और चाइनीज़ रेवोल्यूशन की कहानी भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग फिल्म है। जो बात वेस्ट को समझ नहीं आती वो ये है कि चाइना अपनी तारीख से नहीं डरता। वो ये समझते हैं कि एक दरिया की तरह तारीख बहती है, जिसमें एक दौर आता है, दूसरा दौर चला जाता है। ये जो पूंजी की कहानी है, चाइना इससे कभी भी अपनी तारीख से गायब नहीं करना चाहता। चाइना इसको एम्ब्रेस करता है। आज भी अगर आप फॉरबिडन सिटी के अंदर जाएं, और चूंकि आज वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे द लास्ट एम्पर ऑफ चाइना की ना सिर्फ तस्वीर लगी हुई है बल्कि उनके एंसेस्टर्स की तस्वीरें भी वहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि चाइना अपनी तारीख को एम्ब्रेस करता है। चाइना के लिए जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन का, जो चाइना का अपना कमाल है, वो ये है कि उसने ये प्रूव किया कि एक बादशाह एक आम आदमी की ज़िंदगी भी गुजार सकता है, क्योंकि उसका दौर ख़त्म हो गया। ये जो एक्सेप्टेंस है चाइनीज़ अमीर के अंदर, चाइनीज़ सोच के अंदर, ये वो चीज़ है जिसकी वेस्ट को समझ नहीं आती। ये उस ताकत का सचश्मा है जिसकी वजह से चाइना आज दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्कों में से एक है, कि वो अपनी तारीख को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, लोगों को एजुकेट करके या री एजुकेट करके उस तारीख का हिस्सा बना देता है जिस तारीख के ऊपर चल के वो आगे जा रहे हैं। यानी अपनी हिस्ट्री को एम्ब्रेस करते हैं और अपनी फ्यूचर को वो खुद लिखते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने चाइना की तारीख भी बताई आपको, और ये भी समझाया कि वेस्ट और चाइना के अंदर ये जो बेसिक सोच है, इसका फ़र्क है। दोनों ही तरक्की याफ्ता है, आज की दुनिया में ताकतवर भी है। मगर फ्यूचर किसका है? क्या फ्यूचर उन लोगों का है जो हर दफ़ा अपनी तारीख को तब्दील करते हैं, क्लीन स्लेट के साथ आगे जाते हैं, या फ्यूचर उस कौम का है जो हमेशा अपनी तारीख को अपने साथ लेके चलती है? हम जो साउथ एशिया में है, हम इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में रहते हैं, और हम आधी चीज़ें वेस्ट से ले रहे हैं और आधी चीज़ें ईस्ट से ले रहे हैं। शायद हमें भी ये फैसला करना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर एक रिविजनिस्ट हिस्ट्री चल रही है कि मुसलमानों का टाइम हटा दो तारीख के अंदर से। पाकिस्तान के अंदर हम 1947 से अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। शायद ये वक्त आ गया कि हम इस बात को एम्ब्रेस करें कि इस खित्ते के अंदर कौन लोग रहा करते थे। अगर किसी ने हुकूमत की जिसका तल्लक हमारे सूबे से नहीं था, हमारे मज़हब से नहीं था, मगर वो हमारे ज़मीन की हिस्ट्री का हिस्सा था, तो शायद उसको भी एम्ब्रेस करके चलने का वक्त आ गया। शायद उस आईने को अब तोड़ने के बजाय एक ही आईना जिसको बार बार हर जनरेशन पॉलिश करे, वो वक्त शायद साउथ एशिया को उस वक्त की शायद अब ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।